हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ जी, बात कर ले अपने टॉपिक की कि अपना टॉपिक क्या होगा। पहले तो अपन स्टार्ट कर देते हैं क्लास कि आपने क्लास कौन सी है। जी अपन बात कर रहे थे कल कोरोलियस फोर्स अपन ने कंप्लीट कर लिया था, मतलब उसकी डायरेक्शंस अपन ने जान ली थी। कि एक चीज़ और देखना, देखो ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ हेमिस्फेयर, ठीक है। नॉर्थन हेमिस्फेयर, साउथर्न हेमिस्फेयर और सॉरी कौन कौन सा, नॉर्थन हेमिस्फेयर, है ना। तीन डायरेक्शन ऐसी होंगी जिसके अंदर जो डायरेक्शन अपन शो करेंगे, या फिर तीन एक्सिस ऐसे होंगे जिसके अंदर अपन डायरेक्शन शो करेंगे, वो कहाँ जाएंगी, लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, ठीक है। एक हेमिस्फेयर ऐसा होगा, अगर उसकी डायरेक्शन में अपन चलेंगे तो उसकी डायरेक्शन कहाँ शो होगी, राइट साइड, लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब देखो ईस्ट हेमिस्फेयर, वेस्ट हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इन तीनों के अंदर अगर अपन चल रहे हैं और अपन पूछे कि हाँ इनकी डायरेक्शंस आप कहाँ लगेगी, तब अपन बोलेंगे कहाँ लगेगी, राइट साइड में। एक साउथर्न हेमिस्फेयर एक ऐसा हेमिस्फेयर है जिसके अंदर कोई भी पार्टिकल गति कर रहा है तो उसमें लगने वाला बल या फिर कोरोलियस फोर्स जो लगेगा कौन से हेमिस्फेयर में, साउथर्न हेमिस्फेयर में। अगर कोरोलियस फोर्स लगेगा तो वो कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। देखो आई रिपीट, ध्यान से सुनना। कोरोलियस फोर्स ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में कहाँ लगेगा, राइट साइड में, क्लियर है। एंड साउथर्न हेमिस्फेयर में कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड में। याद रखना, अगर कहीं पे भी साउथर्न हेमिस्फेयर की बात हो जाए तो उसके अंदर आपको पूछ ले तो कोरोलियस फोर्स कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड में। एंड तीनों में कहाँ लगेगा, तीनों हेमिस्फेयर में कहाँ लगेगा, राइट साइड में। क्लियर है यहाँ तक। चलो जी, आज अपन बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ कोरोलियस फोर्स की, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कोरोलियस फोर्स के। सबसे पहले अपन लेंगे नदियों के किनारों पर कटाव। क्या लेंगे, नदियों के किनारों पर कटाव, एरोशोइन ऑफ रिवर बैंक्स, ठीक है। नदियों के किनारों पर कटाव, जैसे कि अपन मान लो अपने खेत है, उसके अंदर जो क्यारी बनाते हैं ना, क्यारी है ना, उसके अंदर अपन पानी का प्रवाह करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर वो पानी का प्रवाह जहाँ पे हो रहा है उसमें मिट्टी का कटाव जो होता है वो दोनों साइड ना होके एक साइड होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि खेत में जब अपन पानी का प्रवाह करते हैं, या फिर कोई नाली तो छोड़ो, अगर कोई कच्ची नाली है, अगर उसके अंदर पानी का प्रवाह हो रहा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके अंदर जो मिट्टी का कटाव होता है वो दोनों साइड ना होके एक साइड होता है, ठीक है। और वो किस साइड लगेगा मिट्टी का कटाव, वो मिट्टी का कटाव होता क्यों है, आज इसकी बात करेंगे। पर अपन ने टॉपिक क्या लिया है यहाँ पे, रिवर के लिए लिया, यानी कि नदियों के लिए लिया है, ओके। अपन बात करेंगे अब नदियों के किनारों पर कटाव, ठीक है। एरोशोइन ऑफ रिवर बैंक्स, ये लो जी। अब ये रिवर कौन सी डायरेक्शन से लेके कौन सी डायरेक्शन की अपन या फिर कौन से हेमिस्फेयर में लेते हैं, ठीक है। मान लो लेट्स नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में किसी नदी का प्रवाह कर देते हैं अपन, ठीक है। कहाँ करेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। आप लोगों को पता है नॉर्दर्न कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। पर अब ये भी पता है आप लोगों को इसमें ईस्ट से तो करवाएंगे नहीं, सॉरी ना तो ईस्ट से करवाएंगे ना वेस्ट से करवाएंगे। आप लोगों को पता है कि कहाँ से होगा,
साउथर्न हेमिस्फेयर से होगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, माना नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में किसी रिवर में पानी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? इस वाले हेमिस्फेयर में जो वाटर का जो प्रवाह हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? इस साउथ से नॉर्दर्न की ओर हो रहा है, नॉर्थ की ओर हो रहा है। तो पानी का प्रवाह कर दो, ये मानो अपने ये कोई मिट्टी है, ठीक है, इसको आप लोग मान लो कोई मिट्टी है, ठीक है जी। हाँ, पहले तो मिट्टी बनाओ दोनों साइड, फिर बात करते हैं पानी के प्रवाह की। ये लो जी, ओके। अब यहाँ से पानी का प्रवाह अपन कहाँ करेंगे? साउथ से नॉर्थ की ओर। लो, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे पानी का प्रवाह हो रहा है, कर दो। अगर यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है तो डायरेक्शन भी कहाँ होगी? ये लो भाई, साउथ से नॉर्थ की ओर ही तो बह रहा है पानी, ठीक है जी। अब कोरोलियस बल की दिशा देखो यहाँ पे कहाँ लगेगी, ठीक है। ये अपनी क्या है? मान लो मिट्टी, ठीक है। ये क्या है? अपनी कोई मिट्टी है, और ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग देखो कि कोरोलियस फोर्स कहाँ लगेगा। देखना, ध्यान से सुनना। अपन कहाँ जा रहे हैं? साउथ से लेके नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, तो कोरोलियस फोर्स कहाँ लगेगा? राइट साइड में, ठीक है। किस में लगेगा? राइट साइड में। बात किसकी कर रहे हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो है वो कोरोलियस फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? राइट साइड में, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ से जस्ट ऊपर की ओर जा रहे तो कोरोलियस फोर्स कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। अगर कोरोलियस फोर्स यहाँ लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिट्टी का कटाव हो जाएगा। तो मानो यहाँ पे आपका क्या हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक मिट्टी का कटाव हो गया। क्लियर है? ये क्या हुआ यहाँ पे? अपना मिट्टी का कटाव। और यहाँ पे फोर्स कौन सा लगा? कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। समझ में आई? ये क्यों लगेगा? मिट्टी का कटाव क्यों होता है? कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है, ठीक है। समझ में आई बात? आजी। अब अपन बात करते हैं, यहाँ ये जो फोर्स लगा है ये कौन सी डायरेक्शन में लगा है? ईस्ट डायरेक्शन में लगा है। तो बस बल लगने के कारण नदी के किनारे पर मिट्टी का कटाव हो जाता है। क्लियर है? समझ में आई बात? कि किसी नाली, कच्ची नाली या फिर खेत में अगर पानी का प्रवाह होता है तो मिट्टी का कटाव क्यों होता है? किसके कारण होता है? कौन से फोर्स के कारण होता है? कोरोलियस फोर्स के कारण। अब वो प्रवाह आपको देखना होगा कि कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। ज़्यादातर अपन नॉर्थ हेमिस्फेयर क्यों लेते हैं? क्योंकि अपन उसी के अंदर रहते हैं, ठीक है। इसलिए अपन किसका, कौन से हेमिस्फेयर का बात करते हैं बार बार? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की। क्लियर है यहाँ तक? कोरोलियस फोर्स के कारण ही नदी के किनारों पर कटाव होता है। किसका? मिट्टी का। क्लियर है? हाँ जी। सेकंड लेते हैं अपन साइक्लोन्स, कि साइक्लोन्स किसकी वजह से बनते हैं और कैसे बनते हैं। देखो, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कोरोलियस फोर्स का? साइक्लोन्स, ठीक है। साइक्लोन्स को बोलते हैं चक्रवात, ओके। साइक्लोन्स। अब देखो, साइक्लोन्स बनने की रीज़न क्या है? किसी स्थान पर टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। किसी स्थान पर टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाने पर वहाँ की जो वायु है वो क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है, ठीक है। वहाँ की वायु क्या हो जाती है? शुष्क हो जाती है। इसलिए वहाँ का घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहने का मतलब
टेम्परेचर ज़्यादा है तो घनत्व कम है। आई रिपीट, जिस स्थान पर टेम्परेचर मैक्सिमम है तो वहाँ पे वायु क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, कहने का मतलब शुष्क हो जाती है। ठीक है, शुष्क अगर वहाँ पे ड्राई होगी, या फिर इतनी याद रखो कि अगर टेम्परेचर मैक्सिमम है तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, मिनिमम होगी। ठीक है, टेम्परेचर मैक्सिमम, डेंसिटी मिनिमम, क्लियर है। जबकि आसपास का घनत्व क्या रहता है, अधिक रहता है। एक चीज़ ध्यान से सुनना, जिस स्थान पर ओनली जिस स्थान पर टेम्परेचर मैक्सिमम रहेगा ओनली उसी स्थान पर डेंसिटी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। पर जो आसपास का जो एरिया है ना उसका, वहाँ पे उस डेंसिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पे डेंसिटी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। या फिर आप लोग बोल सकते हो कि वहाँ पे डेंसिटी, उस एरिया के अंदर डेंसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। क्लियर है यहाँ पे? हाँ जी। तो आसपास के डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, आसपास के धूल के कण अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर जाते हैं। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर आप देखो, ध्यान से सुनना, टेम्परेचर मैक्सिमम, डेंसिटी मिनिमम। ठीक है, पर यहाँ से लेके इस कंडीशन के अंदर आसपास के एरिया में एनर्जी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, बट आसपास के धूल के कण, डस्ट के पार्टिकल जब वहाँ पे आते हैं अधिक घनत्व, अगर डस्ट के पार्टिकल आते हैं तो बाहर से अधिक घनत्व से आएंगे कि नहीं आएंगे, बाहर से अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर गति करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ठीक है, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों कोरियोलिस बल एक साथ लगने के कारण चक्रवात का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। चक्रवात का निर्माण, साइक्लोन्स का निर्माण किस वजह से होता है? आई रिपीट, टेम्परेचर मैक्सिमम, डेंसिटी मिनिमम। इस स्थान पर आसपास के एरिया का डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो ये जो डेंसिटी मैक्सिमम है वहाँ से डस्ट के पार्टिकल की डेंसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम ही होगी। क्यों? क्योंकि वो बाहर से आ रहे हैं, पहले से ही उनके पास मैक्सिमम डेंसिटी है। तो मैक्सिमम डेंसिटी से मिनिमम डेंसिटी की ओर आते हैं। अगर वो मिनिमम डेंसिटी की ओर आते हैं तो उसके ऊपर दो कोरियोलिस फोर्स लगते हैं। ठीक है, कौन कौन से? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। दोनों कोरियोलिस बल जो होते हैं वो एक साथ काम करना प्रारंभ कर देते हैं, और जब वो एक साथ काम करना प्रारंभ कर देते हैं तो धूल के कण यूँ घूम घूम के साइक्लोन्स का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आ जाओ इसको डायग्राम से समझते हैं अपन। देखो, मान लो ये अपना नॉर्थ और ये अपना साउथ, ये अपना ईस्ट और ये अपना वेस्ट। क्लियर है? अब अपन इसके अंदर देखेंगे कि साइक्लोन्स का निर्माण कैसे होता है और कौन सी डायरेक्शन में होता है साइक्लोन्स का निर्माण। ठीक है जी। अब इस पॉइंट के ऊपर क्या है, ये पॉइंट है, अभी मैंने जो बताया था, तापमान क्या है, ज़्यादा है, तो डेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो क्या इस पॉइंट को आप लोग ऐसे बोल सकते हो, मैक्सिमम टेम्परेचर तो डेंसिटी मिनिमम। क्लियर है? ये पॉइंट है। अब मानो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम ट्रांसफर जो है वो मैक्सिमम है, डेंसिटी जो है वो क्या है, मिनिमम है। अब यहाँ से बाहर से क्या आएंगे, धूल के कण आएंगे, डस्ट के पार्टिकल आएंगे। ठीक है, आएंगे। तो अब मुझे ये बताओ, अगर ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, यूँ जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, राइट साइड में।
कहने का मतलब थोड़ा सा यूँ दर्शा दो इसको, ये लो जी, ठीक है। अब नॉर्थ से धूल के कण कहाँ आ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल कहाँ आ रहे हैं, साउथ की तरफ आ रहे हैं। अगर साउथ की तरफ आ रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, या फिर इसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स कहाँ लगेगा, राइट साइड में। तो चलो इसको भी यूँ घुमा दो थोड़ा सा, ये लो जी, ओके। हाँ जी, अब एक बात और करते हैं। अब मान लो वही डस्ट के पार्टिकल वेस्ट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो उसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स कहाँ लगेगा, कहाँ जा रहा है, वेस्ट से इसकी ओर जा रहा है तो राइट साइड में ही लगेगा। तो इसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स कहाँ लग जाएगा, ये यहाँ लग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं, अगर मान लो साउथ के ऊपर लग जाए, साउथ के अंदर या फिर साउथ पर कोई डस्ट के पार्टिकल आए, तो इसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स कहाँ लगेगा, ये लो यूं लगेगा, यहाँ लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो डायरेक्शन कहाँ से आ रही है, यूं होती यूं होती यूं होती आ रही है। मान लो इसको एक गोले से रिप्रेजेंट कर दो, कर दिया। यहाँ से जब डस्ट के पार्टिकल आए तो डायरेक्शन कहाँ गई, इस साइड। यहाँ से आए तो डायरेक्शन कहाँ गई, इस साइड। यहाँ से आए तो डायरेक्शन कहाँ गई, इस साइड। यहाँ से आए तो डायरेक्शन कहाँ गई, इस साइड। तो कहने का मतलब जब साइक्लोन्स आते हैं तो उसकी डायरेक्शन कौन से वाइज में होती है, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो अगर ये यूं जा रही है, यहाँ से स्टार्ट होके यूं जा रही है, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन हो गई, इसकी कौन से वाइज डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कहाँ हुई, या फिर इसको ऐसे लिख दो, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कहाँ गई, इस साइड से यूं चल के यूं गया ये, तब जाके कहने का मतलब यूं घूम के यूं घूम के यूं घूम के साइक्लोन्स बनते हैं। तो देखो अब देखो पर कहाँ आई, अपन बात कौन से हेमिस्फीयर की कर रहे हैं इसके अंदर, तभी फोर्स लगा, तभी कोरियोलिस फोर्स कौन सी साइड में लगा, राइट साइड में। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर बात कर रहे थे अपन इतनी देर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है जी, ये देखो, ठीक है। तो कहने का मतलब जो होता है साइक्लोन्स आते हैं उनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। और वो क्यों बनते हैं आप लोगों को पता है, जहाँ पे भी साइक्लोन्स बनते हैं टेम्परेचर मैक्सिमम डेंसिटी मिनिमम होगी, उसी जगह पर क्या बनेंगे, साइक्लोन्स बनेंगे, चक्रवात आएंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको, हाँ जी सबको क्लियर है, या फिर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। चलो जी, अब अपन बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ठीक है। करें एक न्यूमेरिकल। देखो कितनी अच्छी अच्छी बात बताई है मैकेनिक्स के अंदर, है ना। दो चीज़ें आपको पता चल गई, नदियों के किनारों पे कटाव क्यों होता है और चक्रवात क्यों आते हैं, कंडीशन क्या होती है। तो देखो ये है फिजिक्स, अच्छे से पढ़ोगे सब कुछ समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो ऊपर से जाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी देखो 500 ग्राम का द्रव्यमान, 500 ग्राम द्रव्यमान का एक कण जड़त्वीय निर्देश तंत्र। देखो ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे अपन लिखेंगे नहीं उसको, क्यों, क्योंकि लिखना पड़ेगा तो फिर यहाँ से लेके बहुत सारी जगह वो कवर करेगा, तो इसलिए आप सुन ही लो एक बार, है ना। उसकी वैल्यू अपन डायरेक्टली लिख लेंगे वहाँ पे। क्या बोल रहा है, 500 ग्राम द्रव्यमान का एक कण जड़त्वीय निर्देश तंत्र में स्थिर है। ध्यान से सुनना, जड़त्वीय निर्देश तंत्र इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एट रेस्ट में है, ठीक है। क्या है,
स्थिर है। अगर स्थिर है तो यहाँ पे अपन जो वेग लेंगे वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। इसकी गति की विवेचना 10 रेडियन पर सेकंड से घूर्णित निर्देश तंत्र में कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, अपने को क्या करना है, इसकी गति की विवेचना करनी है। जो यहाँ पे अपने को गति की विवेचना करनी है, कौन से, घूर्णी निर्देश तंत्र में। घूर्णी निर्देश तंत्र में करनी है तो ये जो 10 रेडियन पर सेकंड है ये अपने किसकी वैल्यू हो गई, ओमेगा की, ओमेगा वेक्टर। क्यों, क्योंकि घूर्णी निर्देश तंत्र के अंदर ओमेगा जो होता है वो क्या करता है, कोणीय वेग से घूमता रहता है। ठीक है, तो 10 यहाँ ओमेगा वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, 10 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है जी। जहाँ कण, जहाँ पार्टिकल घूर्णन अक्ष से 15 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, जहाँ पार्टिकल घूर्णन अक्ष से 15 सेंटीमीटर दूर है, मान लो ये कोई घूर्णन अक्ष है, जो पार्टिकल है वो यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर। तो ये यहाँ से क्या हो गई, इसकी रेडियन हो गई, सॉरी वो क्या हो गई, रेडियस हो गई। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, आर की वैल्यू बोल सकते हैं। चलो तो फिर बोल दो, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 15 किलोमीटर। ठीक है जी, सॉरी 15 सेंटीमीटर है भाई, सॉरी। हाँ जी, तो बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरोलियस फोर्स क्या होगा। ठीक है, अब केंद्रीय बल और कोरोलियस फोर्स दोनों बताने हैं अपने को इन कंडीशन के अंदर। तो देखो गिवन पार्ट अपने को क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, गिवन पार्ट स्टार्टिंग कहाँ से की थी, 500 ग्राम द्रव्यमान का कण। ठीक है, तो 500 ग्राम क्या हो गए, यानी 500 ग्राम द्रव्यमान, द्रव्यमान मास, तो किसकी वैल्यू दे दी, m की, m इक्वल 500 ग्राम है। तो इसको अपने को किस में चेंज करना है, किलोग्राम में चेंज करना है। 500 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हो तब क्या करते हो, 1000 का क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो, 1000 से डिवाइड कर देते हो। तो चलो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तब अपने पास किस में वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो ग्राम की थी वो किस में चेंज होके आएगी, किलोग्राम में चेंज होके आएगी। तो क्या आ जाएगा, 0.5 kg। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है जी। अब अपने को ओमेगा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 10 10 पाई भी है भाई साहब, सॉरी क्या है, पाई भी है, 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है। अब अपने को रेडियस की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसको अपने को किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। अगर मीटर में चेंज करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 15 10⁻²। किस में चेंज हो गई, मीटर में। तो क्या इसको अपने से लिख दें, कैसे लिख दें, 0.15 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो m की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 kg, ओमेगा की वैल्यू इतनी, r की वैल्यू 0.15 मीटर। अब क्या चीज़ बात क्या कर रहा है, घूर्णी निर्देश तंत्र में बात करनी है अपने को। ठीक है, किसके अंदर बात करनी है, घूर्णी निर्देश तंत्र के अंदर बात करनी है। तो घूर्णी निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण से आपको पता है, घूर्णी निर्देश तंत्रों पे अपन ने रूपांतरण समीकरण निकाली थी। देखो कौन सी, घूर्णी निर्देश तंत्र में क्या निकाली थी, घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण अपन ने। अगर ये वाली इक्वेशन आप लोगों को याद नहीं है तो यूँ समझ लेना, ये क्वेश्चन आपका किसी भी कंडीशन में आप लोग इसका आंसर नहीं दे सकते हो। तो इसकी
रूपांतरण समीकरण क्या होती है, वी वेक्टर डैश इक्वल वी वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। कहीं पे निकाली थी अपन ने, निकाली थी, बिल्कुल निकाली थी, तो ठीक है। फिर अब अपन बात करते हैं, चूंकि मैंने आपको पहले भी एक कंडीशन बताई थी, चूंकि जड़त्व निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण स्थिर है, ठीक है, बोला था क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से सुन लेना पीछे जाके। चूंकि जड़त्व तंत्र के सापेक्ष कण स्थिर है तो v वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। v वेक्टर इक्वल 0 किसके कारण, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो अब क्या कर दो, यहाँ पे v वेक्टर को क्या कर दो, 0 कर दो, और जो अपने पास इक्वेशन आए उसको आप क्या कर दो, लिख दो। तो v वेक्टर डैश इक्वल क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ओके जी। अब अपन करते हैं, दो चीज निकालनी है अपने को, दो फोर्स निकालने हैं। कौन कौन से, कोरोलियस फोर्स और अपकेंद्रीय फोर्स, ठीक है। अब आप लोगों ने, अपन ने पीछे दोनों को निकाला था। कोरोलियस फोर्स को किससे रिप्रेजेंट किया था, एफ सी से, और अपकेंद्रीय फोर्स को किससे किया था, एफ ए से किया था। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग उसको याद करो। तो देखो, कोरोलियस फोर्स, सबसे पहले अपन क्या निकाल लें, कोरोलियस फोर्स। कोरोलियस फोर्स की वैल्यू वहाँ पे क्या थी, -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस v वेक्टर डैश, ये वैल्यू थी, निकाली थी ना, हाँ जी। तो देखो अब क्या कर देंगे, v वेक्टर डैश की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है, इसको इक्वेशन 1 दे दो, ओके। तो v वेक्टर डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हट गया, तो 2m ओमेगा क्रॉस, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। क्लियर है जी यहाँ तक, इसको बड़े में पुट कर दो, बंद कर दो, हाँ जी। अब क्या कर देंगे अपन, क्या कर लेंगे यहाँ पे, परिमाण लेने पर, ठीक है, इस वाली इक्वेशंस का क्या कर देंगे, मोड ले लेंगे, ओके। मोड लेने पर, अगर मोड लेंगे तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, Fc2m। मोड लेंगे तो वेक्टर जो है वो क्या हो जाएंगे, सारे हट जाएंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके क्या, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ओमेगा स्क्वायर आर, लिख सकते हैं। तो देखो अब 2 अपने पास है, m की वैल्यू अपने पास ऊपर है, ओमेगा की वैल्यू अपने पास ऊपर है, और r की वैल्यू अपने पास ऊपर है। कहने का मतलब तीनों की वैल्यू अपने को दे रखी है, वैल्यू पुट कर देते हैं, अपने पास क्या आ जाएगा, देखो 2.5 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 10 पाई स्क्वायर, और r की कितनी है, 0.15, ठीक है जी। जैसे कि आप लोग जानते हो अपनी गणित बहुत तेज है, ठीक है, तो सोल्व कर लेना। लास्ट वाला आंसर मैं लिख देती हूँ, इसका आएगा 15 पाई स्क्वायर n, ये लो जी, ठीक है, इसका क्या आंसर आ जाएगा, 15 पाई स्क्वायर n। ऐसे ही आप क्या करोगे, अपकेंद्रीय फोर्स निकालोगे, आप लोग खुद निकालोगे, ना कि मैं निकालूंगी। अपकेंद्रीय फोर्स का पीछे से डायग्राम, वो लिखना, फॉर्मूला लिखना और मोड लेना। मोड लेने के बाद इक्वेशन क्या आएगी, F A इक्वल माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। इस तरीके से कुछ आप लोगों की के एक इक्वेशन आएगी, ठीक है। इसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट कर देना और आंसर निकाल के मेरे को सैटरडे को कॉलेज में आओ तब उस दिन बता देना, ओके जी, ठीक है।
अरे ये साफ नहीं हो रहा है। अब अपन बात करते हैं, कोई एक ऊपर से जब वस्तु छोड़ते हैं तो उसके ऊपर कोरोलियस फोर्स कैसे काम करता है। ठीक है, क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, ऊपर से अगर कोई वस्तु अपन छोड़ दें तो उसके ऊपर कोरोलियस फोर्स कैसे काम करेगा। कोरोलियस फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अबव। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी अपनी, कोरोलियस फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फोर्स अबव, सॉरी कोरोलियस फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अब। अपनी नेक्स्ट हेडिंग होगी ऊपर से छोड़ी गई वस्तु पर कोरोलियस फोर्स, और इसकी बात करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।